एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉपर्स टारगेट पर। मुझे पूरी आशा है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास है प्रॉपरली चल रही है, तो मुझे पूरा उम्मीद है आप सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। और हम अब अनुवाद के क्रम में हम लगभग अनुवादों को अब शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि हम उनकी घटकों का यानी उसके अलग अलग पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं अच्छे तरीके से। तो अब हम उसके एक एक पार्ट को, उसके नियमों को जानने की शुरुआत अब कर रहे हैं, जिसमें हमने एक लेक्चर ले लिया है। हमने दिस और दैट के यूज का प्रेजेंट टेंस में प्रयोग अच्छे से आपको एक लेक्चर के अंदर कवर कराया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है वहां तक की क्लासेस को आपने कवर कर लिया है। आज उसी दिस और दैट के प्रयोग का हम पास्ट टेंस में प्रयोग देखेंगे। मैं ये चीजें बहुत बेसिक से बता रही हूँ, मुझे पता है कि ये चीजें बिल्कुल थर्ड सेकंड या फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पता होता है, उनके भी सिलेबस में दिया होता है, फिर भी मैं करा रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैं इनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक एक लेक्चर के अंदर इनको कवर कराते हुए चलूँगी ताकि आपको एकदम निचले स्तर से आपकी तैयारी हो सके। तो आज आप हेडिंग डालेंगे use of this and that, use of this and that in past tense, in past tense। यानी कि आज पढ़ने वाले हैं कि दिस और दैट का जो प्रयोग है वो पास्ट टेंस में हम कैसे करेंगे, यानी कि भूतकाल में। हम अच्छे से आपको काल क्या होता है, नंबर क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब चीज़ों पर अच्छे से वीडियो बनाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया गया है इस पूरे अनुवाद की श्रृंखला का। तो जो भी लेक्चर आपका मिस हुआ है, आपने अटेंड नहीं किया है, आप वहां से डायरेक्टली अटेंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज दिस और दैट की, जिसपे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। तो दिस और दैट दोनों ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ये हमेशा एक वचन होते हैं। और एक वचन के लिए सहायक क्रियाएं हमने अच्छे से बताया था। प्रेजेंट टेंस के लिए क्या हमने यूज किया था, इज। हम ऐसे सेंटेंसों को कर रहे हैं जिसमें कोई मेन वर्ब नहीं होता। अभी तक हमने ऐसे सेंटेंसों के अनुवादों को सीखा जिसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं दी जाएगी, केवल और केवल सिंपल सेंटेंसेस दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। भूतकाल ऐसा समय जो बीत चुका हो, यानी कि बीते हुए समय को, बीते हुए समय को हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। अब अभी हम वो सारे ट्रांसलेशन जो आप बहुत हाई लेवल का पढ़ते हैं, इसमें क्रिया होती है, अन्य जो नियम होते हैं, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा और पेशेंस रखिएगा, एक दो लेक्चर और पूरे हो जाए, फिर हम वहीं पहुंच जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा धैर्य जब तक जैसे अब तक रखे हैं थोड़ा सा रखिएगा। तो अभी हम चर्चा ऐसे सेंटेंस पे करेंगे जिसमें कोई मुख्य क्रियाएं नहीं होगी। तो बीते हुए समय के लिए होगा, ठीक है। बीते हुए समय को क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान की बात करें, पहचान क्या होगी भूतकाल की, पहचानेंगे कैसे, तो मैंने चर्चा पहले भी किया है। वाक्य के अंत में था, थी, थे, या, ई, ए ऐसी चीजें रहेंगी पास्ट टेंस की पहचान में। ठीक बात है। बात करें अगर हम दिस और दैट के प्रयोग के पर्पज से अगर पास्ट टेंस को देखें, पास्ट टेंस का प्रयोग अगर दिस और दैट में करना है तो सहायक क्रिया क्या होगी, हम दिस और दैट की बात कर रहे हैं केवल, तो दिस और दैट के लिए जो आपकी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, इस सब पे चर्चा हम कर चुके हैं पिछले लेक्चरों में। आप डायरेक्टली वर्ब वाले लेक्चर को आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या यूज होगा पास्ट टेंस के लिए दिस और दैट में जो हेल्पिंग वर्ब है, केवल एक प्यारा सा वर्ब है हेल्पिंग वर्ब जिसका नाम है
वाज। हालांकि पास्ट टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वेयर दोनों ही यूज होता है, लेकिन हम प्रयोग किसका पढ़ रहे हैं, दिस और दैट का। और दिस और दैट दोनों ही एक वचन होते हैं, हमने चर्चा इस बात पे कर लिया था। तो इसीलिए इन दोनों के ही लिए क्या प्रयोग होगा, वाज का ही प्रयोग होगा। अब हम इस पे सेंटेंस लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर एक तरफ लिख दें दिस और एक तरफ लिख दें दैट, और हम सेंटेंसों को लेकर एक साथ चलेंगे दोनों पर। एक वाक्य में लिख दूं, अच्छा लड़का था, और दूसरा लिख दूं, वह एक पुरानी कुर्सी थी। यहाँ पर दो वाक्यों को दिया गया है, जिसमें एक है दिस का यानी यह का प्रयोग का, और दूसरा है दैट का यानी कि वह के प्रयोग का। और दोनों ही आप देख सकते हैं किसमें है, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में है। वाक्य के अंत में था थी थे बताता है कि समय बीत चुका है, पुरानी बात हो चुकी है, यानी कि कहा जा रहा है यह एक अच्छा लड़का था, मतलब यह लड़का जो है अच्छा था, अभी क्या हो गया है, अभी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दिस था ना, है नहीं, तो सहायक क्रिया एक ही होती है, चाहे दिस हो चाहे दैट हो, था थी थे वाले टेंस में यानी भूतकाल में वाज लगेगा। क्या हो जाएगा, दिस वाज ए गुड बॉय। गुड माने अच्छा, बॉय माने लड़का। अब यहाँ पे जैसे पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था किसका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, किस वाक्य का सीक्वेंस क्या होगा, पहले कर्ता फिर सहायक क्रिया फिर बाकी चीजें, ये मैंने नियम पिछले ही लेक्चर में लिखा दिया था। आज भी लास्ट में एक बार बता दूंगी अगर आपको डाउट रह गया होगा, अन्यथा आप पिछले लेक्चर को अटेंड करेंगे तो वहां से बात क्लियर होगा कि पहले हमने दिस को क्यों लिखा, फिर सहायक क्रिया को क्यों लिखा, फिर बाकी चीजों को क्यों लिखा, ठीक है। फिर बात करें इसकी क्या होगी, वह एक पुरानी कुर्सी थी, वह एक पुरानी कुर्सी थी, क्या होगा, दैट थी है, और दैट के साथ हमेशा क्या आएगा, वाज। दैट वाज पुराना का अंग्रेजी होता है ओल्ड, और ओल्ड ओ से शुरू है इसलिए ए न लगा तो क्या आएगा, इसके लिए एन आएगा, तो इसके लिए एन आ जाएगा, एन ओल्ड फर्नीचर, चेयर फुल स्टॉप। क्लियर है। इसी का नेगेटिव सेंटेंस, हमने सेंटेंसों पे अच्छे से इसीलिए चर्चा किया था कि आप पूछ रहे थे ना मैम आप ऐसे क्यों पढ़ा रही हैं, पहले सेंटेंसों के बारे में क्यों बता रही हैं, कौन सा सेंटेंस कौन सा होता है, नेगेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, इसीलिए बताया था कि जब यहाँ आए फिर से वही चीजें मुझे ऐसा ना लगे कि आप अनजान हैं। तो मैं अगर कह रही हूँ इसका नेगेटिव बनाओ तो आपको आप समझ में आ रहा होगा कि नेगेटिव क्या होता है। इसी को कह देंगे यह एक अच्छा लड़का नहीं था, यानी कि उसी बात को निगेट कर दिया गया, नहीं बढ़ गया तो उसी को नेगेटिव कहते हैं, और अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के असर्टिव कहते हैं। बताया था ना असर्टिव सेंटेंस में आपको ये दोनों पार्ट वही चीजें हैं। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, दिस वाज अपने जगह पे नहीं बढ़ गया है तो वाज के तुरंत बाद आपका नॉट भी बढ़ जाएगा। दिस वाज नॉट ए गुड बॉय, अच्छा लड़का नहीं था, तो ये गुड बॉय। क्लियर है। इसका नेगेटिव चलिए करके बताइए क्या हो जाएगा। हाँ बताइए, वह एक पुरानी कुर्सी नहीं थी, क्या होगा, दैट वाज नॉट, यहाँ भी नॉट पड़ जाएगा, एन ओल्ड चेयर,
ओल्ड चेयर, फुल स्टॉप। तो यहाँ बस क्या करना है, नॉट बढ़ा देना है वाज के बाद। अब क्या करेंगे, अगला वाक्य आपका प्रश्नवाचक बनाना है। प्रश्नवाचक वाक्यों को दो तरीके से बताया था। पहला जिसमें सीधे प्रश्न पूछना, यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले ही आ जाए। दूसरा जिसमें बीच में आए। तो पहले तरीके का बनाएंगे, क्या हो जाएगा, क्या यह एक अच्छा लड़का था। क्या यह एक अच्छा लड़का था, बताइए क्या होगा। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा, क्या बताया था मैंने, अंग्रेजी नहीं लिखते हैं उसकी, यही सहायक क्रिया इसका काम करेगी, इसकी अंग्रेजी बन जाएगी। क्या हो जाएगा, वाज पहले आ जाएगा। वाज बाकियों को जैसे का तैसा लिख दो। वाज पहले आ गया तो ये अपनी सीट एक बार छोड़ा, दोबारा नहीं छोड़ेगा, फिर तुरंत आगे बैठेगा। वाज दिस, लेकिन अब ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा क्योंकि अब ये बीच में आ चुका है। वाक्य की शुरुआत कैपिटल से होती है, बीच वाले शब्दों में नहीं। बीच वाले शब्दों में कब कैपिटल हो जाएगा, जब किसी का नाम हो तो पहला अक्षर बड़ा होगा, नहीं तो अगर आई लिखा हो तो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये दिस क्या हो जाएगा, ए गुड बॉय, यानी वाज दिस ए गुड बॉय, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसका प्रश्नवाचक क्या होगा, ये हो जाएगा क्या वह एक पुरानी कुर्सी थी। क्या होना चाहिए ट्रांसलेशन इसका, फिर इसमें भी वही है जो यहाँ वो यहाँ, दिस दैट को साथ में इसीलिए लेके चल रहे हैं ताकि दो चीजें पूरी हो जाएं एक ही साथ। दूसरा फायदा ये है कंपैरिजन हो जाए आपका, सब चीजें वही होती हैं, बस यह और वह की अंग्रेजी में फर्क है। तो क्या आ जाएगा, वाज दैट एन ओल्ड चेयर, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका अगला वाक्य क्या होगा, अगले में इसी को नेगेटिव बनाया जाता है। तो इसी प्रश्नवाचक को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या यह एक अच्छा लड़का नहीं था। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फिर वही बात, नहीं बढ़ा तो नहीं लग जाएगा और क्या। तो वाज अपने जगह पे, दिस अपने जगह पे, नॉट बाहर नहीं आएगा, नॉट जहां था वही रहेगा। तो नॉट ए गुड बॉय, वाज दिस नॉट ए गुड बॉय, क्या है अच्छा लड़का नहीं था। इसका क्या हाल होगा, ये भी वही हो जाएगा, क्या वह एक पुरानी कुर्सी नहीं थी। क्या होना चाहिए बताइए, हो जाएगा वाज दैट, फिर नॉट बढ़ जाएगा क्योंकि नहीं आ गया है, नॉट एन ओल्ड चेयर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बात, यहाँ तक हमने 6 वाक्यों का अनुवाद देख लिया। अब बात है तो और प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में होता है, उसका भी अनुवाद देख लेते हैं। तो हम दो लाइन यहाँ से इरेज करके उस वाक्य को भी लिख देते हैं। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसको इरेज करूँ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक हमने 4 वाक्यों को देख लिया। अब 5वें और 6ठे नंबर का वाक्य क्या होगा, यहाँ से 6ठे नंबर का क्या वाला हो चुका है। अब इसी वाक्य का क्या होगा, यह एक अच्छा लड़का कैसे था भाई, और ये इसका क्या बन जाएगा, वह एक पुरानी कुर्सी क्यों थी।
6 वाक्यों को लिख रही हूँ, लेकिन हमेशा 6 हिंदी वाला नहीं लिखूंगी, केवल अंग्रेजी वाला आप बताऊंगी। 2-3 बार मैं हिंदी में लिखती चल रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे 6 तरीके के वाक्यों को लिखना है। जब आपकी इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं हिंदी लिखना स्किप करूंगी, सिर्फ अंग्रेजी वाले वाक्यों को ही लिखूंगी। तो आप हिंदी मन में सोच लीजिएगा कि यही होगा, मैं मुंह से बोल दूंगी लेकिन लिखूंगी नहीं, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, कैसे आ गया, वाक्य के बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द तो इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, हो जाएगा हाउ। अब हाउ एक बार बाहर आ गया अगर सहायक क्रिया तो दोबारा अंदर नहीं जाता है, तो ये आपका वाज फिर आ जाएगा दूसरे नंबर पर। तो हाउ वाज, फिर बाकी यही वाक्य वाला छाप दीजिए। हाउ के बाद खड़ा वाक्य यही लिख दीजिए, हाउ वाज दिस ए गुड बॉय। हाउ वाज दिस ए गुड बॉय। ठीक, यहाँ अनुवाद क्या होगा उसी तरीके से। यहाँ पे क्यों आया है, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो वाई बढ़ जाएगा। वो एक पुरानी कुर्सी क्यों थी, तो वाई हो जाएगा। बाकी क्या वाला वाक्य छाप दीजिए, क्या वाला क्या था, वाज दैट एन ओल्ड चेयर, तो वाई के बाद खड़ा वही लिख दीजिए, वाई वाज दैट एन ओल्ड चेयर। ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इसी का एक नेगेटिव भी बनता है, क्या हो जाएगा वो भी बोल दो। तो यहाँ पे हो जाएगा, यह है, ये 5वां वाक्य था आपका, ये 6ठा है लास्ट। यह एक अच्छा लड़का कैसे नहीं था, कैसे नहीं था। क्या होगा अनुवाद, तो हाउ अपने जगह पे, वाज अपने जगह पर, दिस अपने जगह पर। हाउ वाज दिस, नॉट आ गया है, नहीं आया है तो नॉट बढ़ जाएगा, नॉट ए गुड बॉय, ए गुड बॉय क्वेश्चन मार्क। वाक्य 6 के 6 यहाँ दिस वाले में कंप्लीट हो गए। अब इस पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, वह एक पुरानी कुर्सी क्यों नहीं थी, क्यों नहीं थी। एक ही वाक्य का 6 तरीके से क्यों बताया जा रहा है आपको, ताकि वाक्य कैसे भी पूछा जाए आपको 6 तरीके के टेंस का ज्ञान हो। 1-2 प्रकार से नहीं, प्रश्नवाचक बना के पूछा जाए या कैसा भी हो, हर तरीके से जब आप सीखेंगे तभी वो अनुवाद करते टाइम आपको हर जगह पे इमीडिएटली सोचना नहीं पड़ेगा, सेंटेंस को तुरंत आपके मुंह से निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा, वाई, फिर वही चीजें, वाज नहीं आया है तो नॉट बढ़ जाएगा, लेकिन दैट के बाद वाज दैट नॉट एन ओल्ड चेयर क्वेश्चन मार्क। यहाँ 6 वाक्य पूरा हो गए। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने बात किया दिस और दैट के पास्ट टेंस में प्रयोग के, और अच्छे से 2 उदाहरण को 6 वाक्यों के माध्यम से समझा गया। यानी 2 ही उदाहरण का हमने 6 तरीके से अनुवाद किया, यानी कि समझ लीजिए आप 12 वाक्यों का प्रैक्टिस कर लिए। आपको तो दिखने में लगा होगा कि हमने केवल 2 ही वाक्य पढ़ाया, लेकिन एक्चुअल में आप 12 वाक्य किए हैं, और उन 12 वाक्यों से ऐसा कोई सेंटेंस दिस और दैट का नहीं बनेगा पास्ट टेंस में जिसका अनुवाद आपको न आए, बशर्ते आपको थोड़ा शब्दों का मीनिंग आना जरूरी है ना। तो शब्दों का मीनिंग आएगा तो इस 6 तरीके के वाक्यों के अलावा कैसा भी वाक्य नहीं बनता है, इन्हीं 6 वाक्यों से बनता है। ठीक है, तो एक बार हम जो सीक्वेंस वाक्यों को लिखने का बता चुके हैं पीछे भी हालांकि, लेकिन एक बार और बता देते हैं, ठीक है, ताकि आप उसको लिखने में आपसे गड़बड़ी ना हो। तो पहला वाला जो वाक्य हमने लिखा था यानी अफर्मेटिव वाला, क्या था वो, जिसमें हम कहते थे वह एक अच्छा लड़का था, तो हम क्या किए हैं, यहाँ सबसे पहले नियम पहले वाक्य के लिए क्या है, सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद आप क्या लिखिए, हेल्पिंग वर्ब माने क्रिया लिखिए, सहायक क्रिया, और फिर उसके बाद जो भी बच जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट लिखिए।
ये सीक्वेंस रटने की चीज नहीं है, ना तो नोट करने की। वाक्यों में हम ऐसे लिखे हैं, बस आप दो एक बार इसको देखेंगे समझ जाएंगे। वाक्य को जब अनुवाद करेंगे कौन पहले लिखाएगा फिर इसके बाद कौन आएगा, ये गलती ना हो, बस इसके लिए हम इसको दोहरा रहे हैं। ये रटने वाली कोई बात नहीं है। वाक्य लिखते लिखते ना जब आप 6-6 बनाएंगे ऐसे, जैसे मैंने आज बताया, पिछले लेक्चर में बताया, जब आप भी बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ये फिर से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसको पहले लिखना है। दूसरे वाक्य में जब हमने क्या कहा था, वह एक अच्छा लड़का नहीं था, तो नहीं शब्द बढ़ा है तो नहीं को बढ़ाना पड़ेगा ना वाक्य में। तो अब उसी तरह सब्जेक्ट आ गया प्लस हेल्पिंग वर्ब तो था ही, इसी के तुरंत बाद नाट बढ़ जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे था ही। तो यही सीक्वेंस है। तीसरा वाक्य क्या था आपका, तीसरे वाक्य में हमने क्या से शुरुआत किया था वाक्य को, क्या यह एक अच्छा लड़का था। जब क्या आता है तो मैंने बताया था उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, क्योंकि क्या वाक्य के शुरुआत में आ गया है, उसकी अंग्रेजी यही हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। तो इसी सहायक क्रिया को पहले लाके पटक देते हैं, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये अपनी जगह पे फिर आएगा दूसरे नंबर पे। यहाँ पे SUBJ मैंने क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सब्जेक्ट इसको पढ़िएगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। SUBJ मैं लिख रही हूँ शॉर्ट में, ये क्या है मतलब सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी दिस यहाँ पर, ठीक है। कर्ता कौन है आपका, दिस और दैट का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ दिस और दैट है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, जैसा कि यहाँ फुल स्टॉप होता था यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर चौथा, इसमें क्या हुआ, यह एक अच्छा लड़का नहीं था, तो यहाँ नहीं भी बढ़ा, तो हेल्पिंग वर्ब तो था ही, सब्जेक्ट यानी दिस या दैट था ही, नहीं बढ़ा तो नाट फिर से बढ़ेगा, और फिर ऑब्जेक्ट तो अंतिम में था, अंतिम में रहेगा, और क्वेश्चन मार्क आ गया है तो क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। छठवें प्रकार का वाक्य क्या था, छठे प्रकार का था जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, क्यों, कैसे, कब, कहाँ पूछा जाए, तब क्या होगा, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे यानी WH वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड जो भी आ जाएगा उसको लिखेंगे, प्लस फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्लस फिर यही क्रम रहेगा आगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इसी का लास्ट स्टेप जो है ये पांचवा है, लास्ट स्टेप आपका 6 है। इसी में लास्ट स्टेप किसको लिखेंगे, पहले WH ग्रुप यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर लिखेंगे नॉट भी बढ़ जाएगा, नहीं आएगा ना तो नॉट, और प्लस फिर ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये 6 जो आप वाक्य में बनाए हैं पीछे, इसी सीक्वेंस में बनाएंगे, इसी सीक्वेंस में हम लोग लिखे हैं, इसीलिए इसको एक बार और मैंने बता दिया। स्क्रीनशॉट एक बार लीजिएगा, दोबारा नहीं लीजिएगा। पिछले वाले में अगर आपने लिया है तो दोबारा इसकी कोई जरूरत नहीं है, वही चीजें हैं। तो ठीक यही क्रम मैंने पिछले बार भी बताया था, प्रेजेंट के लिए भी हर टेंस में यही क्रम हमेशा सेंटेंस का चलने वाला है। तो यहाँ हमने पास्ट टेंस में अच्छे से चर्चा कर लिया है। अब हम आपको देंगे कुछ होमवर्क ताकि आप घर पे उसकी प्रैक्टिस कर सकें। उन वाक्यों को आप भी 6 बनाइएगा, 6 प्रकार से, जैसा कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ आप होमवर्क नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क मैं दे देती हूँ यहाँ पे 2 वाक्य को। पहला वाक्य लिखिए, यह एक पुरानी इमारत थी। दूसरा, वह एक बूढ़ा आदमी था। इन दोनों ही वाक्यों का आप 6 प्रकार से, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, इन 6 प्रकार से अनुवाद बना के प्रैक्टिस जरूर करिएगा। माना कि ये चीजें आपको आती होंगी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और 6 प्रकार के वाक्यों का रिहर्सल हो जाएगा। अंग्रेजी आता लोगों को है, लेकिन प्रैक्टिस न होने की वजह से वो चीजें आपके रेगुलर लाइफ में यूज नहीं हो पाती हैं। इसीलिए ये चीजें आसान होते हुए भी आपको नियम भी आते हैं, फिर भी आप रेगुलरली उसका यूज नहीं करते हैं। इसलिए आपको क्या रहता है, अंग्रेजी से थोड़ा सा डर बना रहता है। वाक्यों में डर भगाने का एक ही तरीका है, उसको प्रैक्टिस। जैसे आप हिंदी का रेगुलरली प्रयोग करते हैं हर वक्त, तो
हिंदी आपका एक ऐसी सहजता आपको हिंदी में हो गई है कि हिंदी में कुछ भी आपको कह दिया जाए, हर सवाल का आपके पास जवाब होता है हर तरीके से। इसी तरह अंग्रेजी में भी जब आप रेगुलरिटी लाएंगे, थोड़ा बहुत उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो वो भी आपके लिए कोई नियम रटने वाली बात उसमें नहीं रह जाएगी। तो मुझे पूरा उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।